कमलेश विकलांग था। वो उठ भी नहीं सकता था। अरे सविता, खानपुर नामक के गांव में एक गरीब औरत सविता अपने पति कमलेश और बेटे रोहित के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कमलेश विकलांग था। वो उठ भी नहीं सकता था। अरे सविता, कुछ खाने के लिए बनाया है? घर में कुछ भी राशन पानी नहीं है। मुझे भी बहुत भूख लगा है माँ। सविता से उन लोगों की भूख देखी नहीं गई। वो खाने का बंदोबस्त करने बाहर चली गई। उसके पास कुछ रुपए पड़े थे। उन्हीं को लेकर वो एक होटल पहुंची। अरे भैया, कुछ खाने को है क्या? हाँ, राजमा चावल मिल जाएगा। कितने की प्लेट है? 100 रुपए की। इतनी महंगी? इतना महंगा कोई राजमा चावल बेचता है भला? ये यहाँ का नंबर 1 होटल है। यहाँ सब चीज महंगी ही है। सविता नौकर से बहस करके होटल से बाहर चली जाती है और नौकर भी अपना काम करने लगता है। सविता होटल के बाहर निकलकर कहती है, मैं भी अपनी राजमा चावल की दुकान खोलूंगी और सबको सस्ते में और स्वादिष्ट राजमा चावल बेचूंगी। सविता होटल खोलने की ठान लेती है और पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ काम ढूंढने लगती है। वो कई घरों में जाकर काम मांगती है। मेम साहब, मुझे कोई काम दे दो। बर्तन धोगी और साफ सफाई करोगी तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। मैं तुझे रोज का 30 रुपए दूंगी। हाँ मेम साहब, सब ठीक है। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे काम मिल गया था। वो घर जाकर कमलेश और रोहित को भी ये बात बताती है। मैं राजमा चावल की दुकान खोलूंगी और उसमें बहुत सस्ते में स्वादिष्ट भोजन बेचूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे काम भी मिल गया है। उसी से पैसा इकट्ठा करके मैं दुकान खोलूंगी। मैं भी मदद करूँगा माँ। हाँ बेटा, जरूर। अगले दिन सविता काम पर जाती है और वो पूरी लगन से घर की साफ सफाई करती है और अच्छे से बर्तन धोती है। वो फटाफट सारा काम कर देती है और वहाँ से उसका खाने का भी बंदोबस्त हो जाता है। सारा काम हो गया? हाँ मेम साहब, हो गया। अब मैं कल आऊंगी। लो तुम्हारे पैसे। फिर पैसा और खाना लेकर सविता घर आ जाती है और पैसे अपनी गुल्लक में रख देती है। फिर वो रोहित और कमलेश को खाना देती है। माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा, खाना खा लो अब। कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो नए नए बर्तन खरीदती है और एक ठेला बनाती है जिस पर वो राजमा चावल बेच सके। अगली सुबह, रोहित बेटा, चलो अब हमें ठेला लगाने चलना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी तैयार हूँ। फिर रोहित और सविता ठेला लेकर घर से निकल जाते हैं और एक जगह बाजार में जाकर ठेला लगाते हैं। वहाँ आसपास के सब लोग उनको देखते हैं और उसमें से एक आदमी आकर कहता है, अरे भाभी जी, क्या क्या बेच रही हैं आप? जी राजमा चावल। मुझे भी एक प्लेट दे दो। जी अभी लगाती हूँ। सविता उसे राजमा चावल देती है और वो बहुत शौक से खाता है। आपका राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। हाँ हाँ जरूर। पहले दिन सविता का राजमा चावल सबको बहुत पसंद आता है। सविता सबको बहुत प्यार से राजमा चावल खिलाती है और लोग सविता के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। अगली सुबह सविता फिर ठेला लेकर आती है और सारे लोग राजमा चावल खाने उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। मुझे राजमा चावल दे दो बहन। हाँ हाँ अभी देती हूँ। बहुत सारे लोग राजमा चावल खाकर चले जाते हैं और तभी एक व्यक्ति ठेले पर पहुंचता है। वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहने होता है। वो सविता से कहता है, मुझे एक मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, बोलो। मुझे 2000 के खुले चाहिए। तुम दे सकती हो? मेरे पास तो नहीं है, पर मैं किसी से मांग कर लाकर देती हूँ। हाँ, ये लो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सविता अपना ठेला छोड़कर चली जाती है और वो व्यक्ति सविता के राजमा चावल में लाल मिर्च पाउडर मिला देता है जो कि बहुत तीखा होता है। सविता 2000 के खुले लेकर आती है। ये लो तुम्हारे खुले रुपए। धन्यवाद। वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है और तभी एक आदमी राजमा चावल लेने पहुंचता है।
एक प्लेट राजमा चावल देना भाभी। अभी देती हूँ भैया। सविता राजमा चावल निकालकर उस व्यक्ति को देती है। वो राजमा चावल पूरा लाल होता है क्योंकि उसमें उस व्यक्ति ने लाल मिर्च मिला दी थी और वो वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। ये लो भैया तुम्हारा राजमा चावल। हाँ दो। वो व्यक्ति जैसे ही राजमा चावल खाता है तो तुरंत थूक देता है। जब राजमा चावल बनाना नहीं आता तो बनाते क्यों हो? मैंने तो अच्छा बनाया था। एक बार तुम खुद ही खाकर देखो कितना तीखा है। सविता सोच में पड़ जाती है और वो पहला व्यक्ति ये देखकर हंसने लगता है। तभी सविता समझ जाती है कि ये सब उसी व्यक्ति का किया धरा है। सविता खुद खाने के बजाय उस आदमी को जबरदस्ती खिलाने लगती है। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों खिला रही हो? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? तुझे खाना पड़ेगा और तुझे मेरे राजमा चावल के पैसे भी देने पड़ेंगे क्योंकि तूने ही इसको खराब किया है। सविता उस आदमी को जबरदस्ती राजमा चावल खिलाकर अपने राजमा चावल के पैसे ले लेती है और उस आदमी को भगा देती है। फिर वो घर चली जाती है और ये बात कमलेश और रोहित को बताती है। आज का भी मुनाफा सही हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस भगवान की कृपा से हमारा कारोबार ऐसा ही चलता रहे। धीरे धीरे सविता और उसके परिवार की जिंदगी बदलने लगती है। वो लोग अपने घर बनवा लेते हैं। साथ ही रोहित ने 12वीं का एग्जाम भी पास कर लिया था। माँ, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे बाहर के कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बस लगन से अपनी पढ़ाई कर और उसके बाद अच्छी नौकरी कर। कुछ दिन बाद रोहित बाहर पढ़ने निकल जाता है और सविता अपना ठेला बहुत अच्छे से संभालती रहती है। लोग रोजाना उसके राजमा चावल खाने आते हैं और अब सविता ने अपने ठेले पर काम करने के लिए 2-3 आदमी भी रख लिए थे। कुछ दिन बाद रोहित का फोन आता है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे नौकरी का लेटर भी आ गया है। मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। तू अच्छे से आ जा और ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। ऐसा सुनकर कमलेश और सविता खुश होते हैं। उनका जीवन सुधरने लगता है, आमदनी भी बढ़ने लगती है। कुछ ही दिन बाद रोहित भी घर आ जाता है। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। माँ, तुम कब तक ठेला लगाओगी? बेटा, जिस ठेले ने हमारी जिंदगी बदल दी उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। माँ, मैं तुम्हारे नाम की दुकान बहुत जगह खोल दूंगा। इससे हमारी आमदनी भी होगी और हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर रोहित अपने माँ के नाम के राजमा चावल की दुकान बहुत जगह खोल देता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग दुकान चलाते हैं। रोहित अपनी नौकरी करता रहता है। अब उन्हें कोई दुख नहीं था। वो तीनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। कमलेश की बीमारी में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। रोहित उसका अच्छे अस्पताल में इलाज कराता है जिससे उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और अब वो भी सविता के काम में हाथ बटाता है। कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गाँव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे।
देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूं ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया। बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ। अब बताओ भी, ये छत्ता चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे। यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की
वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है। पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया। कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं। गोपी नाम का एक आदमी था। गोपी के गांव में एक जादुई नदी थी। लोगों का कहना था जादुई नदी सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। यही सुनकर गोपी भी जादुई नदी की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई नदी नहीं मिली। पता नहीं जादुई नदी कहाँ है। दूर दूर तक तो मुझे कोई भी नदी नहीं दिख रही। थक कर गोपी वापस अपने घर जाता है और अगले दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम छगन था उससे बात करता है। भाई लोग कहते हैं जादुई नदी है हमारे गांव में और उस जादुई नदी से जो मांगो वो मिलता है। मगर कल जब मैं जादुई नदी ढूंढने गया तो मुझे कोई जादुई नदी नहीं मिली। अरे गोपू, तू भी क्या गांव वालों की बात में आता है। ये सब झूठ है, किसी ने अफवाह फैला दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो, तो ऐसी बात है। मैं भी पागल ही हूँ, जादुई नदी ढूंढने निकल पड़ा। अच्छा चल, अब तूने बता दिया है तो मैं वापस कभी जादुई नदी ढूंढने नहीं जाऊंगा। गोपी जादुई नदी के बारे में भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने आता है और लकड़ी काटकर गांव में बेचने लगता है। जहां बैठकर गोपी लकड़ी बेच रहा था वहीं एक आदमी आता है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गोपी है। बोलिए क्या बात है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा दुकान है, तुम्हें वहीं लकड़ियाँ पहुँचाना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। अगले दिन गोपी ढेर सारी लकड़ियाँ काटता है और उस आदमी के बताए रास्ते पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गोपी को एक छोटा सा दुकान दिख जाता है। दुकान के आसपास बहुत भीड़ भाड़ दिखती है। अरे वाह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, सही समय पर आए हो। आज मेरे दुकान का पहला दिन है, इसीलिए पूजा है और कई लोगों को खाने पर बुलाया है। आज लकड़ी बहुत लगने वाली है। जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अब आ ही गए हो तो क्यों ना खाना खाकर ही जाओ। गोपी रुक जाता है। पूजा खत्म होते और खाना खाते गोपी को बहुत देरी हो जाती है। अंधेरा भी हो चुका था। वो वहां से निकल जाता है और घर आने लगता है।
तभी रास्ते में उसे पानी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी मानो आसपास कोई झरना हो। गोपी उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां बहुत रफ्तार में एक जगह से पानी गिर रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक वो पानी गिरते गिरते एक नदी में बदल जाता है। ये देख गोपी हैरान रह जाता है। अरे, ये तो नदी में बदल गया, चमत्कार हो गया। वो नदी गोपी को कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी की आवाज आई तो मैं यहाँ तक आ गया इसे देखने। मैं जादुई नदी हूँ, मैं सभी को दिखाई नहीं देती। जब मेरा मन करता है तभी मैं आती हूँ। अच्छा, तो आप ही हो जादुई नदी जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ, बहुत सालों पहले मैं सभी को दिखाई देती थी, मगर अब मैं सभी को दिखाई नहीं देती। तुम दिल के अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। गांव वाले कहते हैं आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूँ। एक दिन नहीं, हर रोज दूंगी। मगर ये बताओ, क्या तुम उस धन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सबकी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम नदी के अंदर आ जाओ और जितना धन चाहिए उतना धन लेकर जाओ। गोपी नदी के अंदर जाता है और ढेर सारा धन निकालकर एक बोरे में रख लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। तुम जब चाहो तब जादुई नदी में आ सकते हो, मगर उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम यहाँ आकर जब वो मंत्र पढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। अगर ये मंत्र तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसी वक्त तुम ये मंत्र भूल जाओगे और सामने वाले आदमी को ये मंत्र याद हो जाएगा। तुम कितना भी चाहो मंत्र नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जादुई नदी से धन पाकर गोपी बहुत अमीर बन जाता है और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। ये सब जादुई नदी की जादू से ही संभव हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी कुछ हफ्तों बाद वापस जादुई नदी के पास जाता है और वही मंत्र पढ़ता है जो जादुई नदी ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही जादुई नदी गोपी के सामने आ जाती है। गोपी जादुई नदी के अंदर जाता है और धन लेकर वापस घर आ जाता है। छगन हर रोज गोपी पर नजर रखने लगता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था गोपी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन छगन गोपी को धन लेकर आते देख लेता है। अरे, ये आखिर इतना धन लेकर आता कहाँ से है? पता तो करना ही पड़ेगा, मगर इतनी आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बताने वाला। छगन अगले दिन गोपी के घर आता है। भाई चल, बहुत दिन हो गए, हमने साथ मिलकर कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा चल। छगन गोपी को अपने घर लेकर आता है और खाने में नशा मिला देता है। गोपी नशे में आ चुका था, उसके खुद का होश भी नहीं था। यही सही समय है इससे सच्चाई निकलवाने का। अरे, ये सब तो जादुई नदी का कमाल है। अरे वाह भाई, मुझे भी बता, जादुई नदी कहाँ है? मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि वो नदी सबके बोलने पर नहीं आती। मेरे पास एक मंत्र है और उसी मंत्र के सहारे वो जादुई नदी मेरे पास आती है। भाई मुझे भी बता, वो मंत्र क्या है? गोपी वो मंत्र बोल देता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है, छगन को वो मंत्र याद हो जाता है। अगले दिन जब गोपी को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। छगन वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी से धन लेकर चला जाता है। जब गोपी जादुई नदी के पास आता है तो उसे मंत्र याद ही नहीं आता है। अरे, मैं वो मंत्र भूल कैसे गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने मुझसे वो मंत्र निकलवाया है और अब वो मंत्र को जानता है, मगर मैं नहीं। गोपी बहुत रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है।
गोपी देखता है छगन हर रोज नई नई चीजें खरीद रहा। ये देख उसे छगन पर शक होता है। वो छगन का पीछा करता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये सब छगन का काम है। लगता है उस दिन खाना खिलाने के बहाने उसने ये सब किया। अब मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा। गोपी चुपके से छगन के घर में घुस जाता है और उसके बनाए खाने में नशा मिला देता है। जब छगन खाना खा लेता है तब गोपी उसके पास आता है। बता भाई, नशा मिलाकर तूने मुझसे मंत्र निकलवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तुझे कैसे पता चला? ये बता, कौन सा मंत्र मैंने बोला था? छगन मंत्र बोल देता है और अब वो मंत्र गोपी को याद हो जाता है और छगन वो मंत्र भूल जाता है। अगले दिन गोपी वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी को सारी बातें बताता है। वही मैं सोच रही थी, तुमने उसे मंत्र कैसे बता दिया? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। जादुई नदी गोपी को एक ऐसा मंत्र बताती है जो गोपी कभी न भूल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी छगन के पास जाकर सारी बातें बताता है। भाई माफ कर दे मुझे। नहीं छगन, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे आसपास भी कभी मत आना, और अब तू चाहकर भी मुझसे वो मंत्र नहीं चुरा सकता। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कभी वापस छगन से नहीं मिलता है। गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। बिकापुर गांव में मनसुख नाम का एक किसान अपनी पत्नी कलावती और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। बंजर होने के कारण उस पर कोई फसल ठीक से नहीं होती। इस बार उसने अपने खेत में लाल मिर्च की फसल लगाई थी। जब भी सब्जी मंडी में जाता तो देखता लाल मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। अब की बार मैं भी लाल मिर्च लगाकर उसको बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वे लोग कुएं से बेलों को राहट में जोतकर पानी निकालकर सिंचाई करते थे। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और दूसरे उनका कुआं भी सूख गया। कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जिनके पास पैसे थे वे लोग तो दूसरे के कुएं से किराया देकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, पर मनसूख के पास इतने पैसे नहीं थे। वैसे ही हाथ तंग रहता था। पूरी फसल सूख रही थी। मनसूख के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाइश थी कि कहीं से कर्ज मिल जाए। एक दिन, बापू, पूरी फसल सूख जाएगी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पैसे होते तो हरिहर के कुएं से पानी डलवा लेता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी लाल मिर्च की फसल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ था मुकदमे के ही भेंट चढ़ गया। किसी तरह घर में रोटी बन जाती है। पिछले 2 सालों से सूखे ने वैसे ही हालत खराब कर दिया है। अपनी माँ से पूछ ले, शायद कुछ पैसे रखे हो। मैंने तो जो रकम बचा कर रखी थी सब पिछली बार तुम्हारे बापू के इलाज में ही खर्च हो गए। गहने तो पहले ही इसे खेत की भेंट चढ़ गए हैं। जो थोड़े बचे थे तुम्हारे ब्याह में चढ़ गए बेटा। मनसुख निराश होकर बरामदे में चुपचाप जाकर बैठ गया। क्या उपाय करूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कलावती के पास थोड़े बहुत गहने हैं, उसी से मांग लूं क्या? वहीं बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई। बेटा, कुछ खाने को दे दो, हो सके तो तन ढकने के लिए एक धोती दे दो। भगवान तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करेगा। इस गांव में लोग बहुत कंजूस है। सुबह से ही घूम रही हूँ, किसी से एक अन्न का दाना भी मुझ अभागिनी के लिए ना जुटा। ये कहकर बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मनसुख अपनी मुसीबत में उलझा हुआ बैठा था। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर में से कुछ लेकर आता हूँ। मनसुख घर में गया तो सभी लोग खाना खा चुके थे। उसकी पत्नी कलावती बर्तन धो रही थी। कुछ खाने को है? हाँ, सिर्फ हम दोनों के लिए खाना रखा है। वो रसोई में गया और रोटी और दाल एक थाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने झट से अपनी टीन की थाली निकालकर दाल रोटी ले ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो।
मनसुख उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कोई पुरानी धोती हो तो दे दो और एक चादर भी हो दे देना। इतनी ठंड में बुढ़िया कांप रही है, बहुत गरीब है वो बुढ़िया। कौन बुढ़िया? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जिसके लिए खाना ले गया था। तुम हमारा खाना उस बुढ़िया को दे आए, अब हम क्या खाएंगे? अब तो लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। अरे तू खा ले, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। देख कोई धोती हो तो दे दे। कलावती चुपचाप गई और एक फूलों वाली धोती लाकर दे दी। वो भी उसके पीछे पीछे देखने आई कि किसकी इतनी आव भगत हो रही है। जब उसने बुढ़िया को देखा तो अपने पति से तुमने बड़ा नेक काम किया है। बुढ़िया तो बहुत ही असहाय लग रही है। अब चलो जो भी बचा है उसी में मिल बांटकर खा लेते हैं। वो बुढ़िया खा पीकर धोती लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब खेत पर पहुंचा तो अपने सूखे कुएं से पानी निकालते देखकर चौंक गया। पानी अपने आप निकलकर खेतों में बनी नालियों में रेंग रहा था। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुएं के निकलते हुए पानी से अपने मुंह पर छींटा मारा, फिर क्यारियां भरने के लिए नाली काटने लगा। जैसे जैसे पानी खेतों की क्यारियों में भर रहा था, खेत की फसल लहलहा उठी। पर उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि इस सूखे कुएं से पानी अपने आप कैसे आने लगा। जब नालियां काटकर वो कुएं के नजदीक गया तो, मनसुख तुमने खुद भूखे रहकर मुझ जैसे भिखारिन को खाना खिलाया और तन ढकने के लिए धोती भी दी। तुम जैसे लोग कभी भी मुश्किल में नहीं रह सकते। मैं जानती थी कि तुम बहुत परेशानी में हो। अब से तुम्हारा कुआं कभी नहीं सूखेगा। अब जहाँ चाहो वहाँ सिंचाई कर सकते हो। परंतु तुम कौन हो? मैं इसी कुएं में सालों से रहने वाली एक देवदूतनी हूँ। तुम्हारे गांव में अक्सर इंसानों की दुनिया देखने के लिए आया करती हूँ, परंतु आज तो वहाँ तुम्हारे सिवाय कोई इंसान मिला ही नहीं। क्या इस धरती पर सारे इंसान ऐसे ही निर्दयी होते हैं? इतने स्वार्थी लोग रहते हैं, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। मनसुख चुपचाप खड़ा उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी ही देर में वो घर आ गया। खाना खाकर जब बरामदे में बैठा तो लाल मिर्च के बड़े बड़े टोकरे अपने दरवाजे पर पड़े देखकर वो अचंभित हो गया। उसने एक टॉर्च ली और अपने खेत की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि उसकी मिर्च तो ज्यों की त्यों खड़ी लहरा रही है। वो कुएं के पास जाकर, मेरे घर पर किसकी लाल मिर्च रखी है? उसको बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करो। अब से तुम्हें कभी कोई भी कमी नहीं होगी। तुम बहुत दयालु और कर्मठ इंसान हो। इस बारे में किसी से कुछ न कहना। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बताने के लिए कहूँगी। मनसुख घर आ गया। दूसरी सुबह जब वो उठा तो लाल मिर्च के बड़े बड़े टोकरे बैलगाड़ी में लेकर बाजार में गया, जहाँ उसको लाल मिर्च के बहुत अच्छे दाम मिले। हरिहर भी बाजार में अपना सामान बेचने गया था, पर उसकी नजर मनसुख पर ही लगी थी। बिना पानी के इसकी मिर्चें कैसे इतनी अच्छी हो गई? जरूर कोई चक्कर है। बाजार से लौटकर वो सीधा कुएं पर जा पहुंचा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि पूरी खेत में लाल मिर्च लहलहा रही थी। वो जलन के मारे बेकाबू हो गया और मनसुख की बर्बादी का उपाय सोचने लगा। मनसुख ने घर भर के लिए कपड़े और सामान खरीदा। जब घर आकर सबको दिया तो सभी लोग उसको देखते रह गए। सुबह जब वो खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके कुएं के पास ही हरिहर बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। उसने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वो उठा और तेजी से भागा। पकड़ो उसको, वो तुम्हारे कुएं में कोई जहरीला पदार्थ डालने आया था, लेकिन उस जहरीले पदार्थ को उसने खुद ही सूंघ लिया। अब तुम हो ना, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। आज ही मिस्त्री बुलाकर सीमेंट से कुएं की पक्की और ऊंची मुंडेर बनवा देता तो हरिहर जैसा लोग ऐसा नहीं कर पाते। तभी उसने देखा कि उसके खेत में कुछ जानवर घुस आए थे। वो हुर्रा हा हुर्रा करता हुआ जानवरों के पीछे दौड़ा। लौट कर आया तो कुएं की मुंडेर तैयार थी। अरे वाह, ये तो जादू ही हुआ जा रहा है। अब लगता है हमारे दिन बदल गए। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। किसी से कह भी तो नहीं सकता। ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अब मनसुख रोज बैलगाड़ी भर मिर्चे बाजार ले जाता और बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता।
अब मनसुख का कुआं कभी नहीं सूखता था। वो अपने घर से हमेशा अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता और मुंडेर पर रख देता था, जिससे कुएं में रहने वाली देवदूतनी कभी भूखी ना रहे। और मनसुख अब गरीब किसान नहीं रह गया था। खानपुर नामक के गांव में एक गरीब औरत सविता अपने पति कमलेश और बेटे रोहित के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कमलेश विकलांग था, वो उठ भी नहीं सकता था। अरे सविता, कुछ खाने के लिए बनाया है? घर में कुछ भी राशन पानी नहीं है। मुझे भी बहुत भूख लगा है माँ। सविता से उन लोगों की भूख देखी नहीं गई। वो खाने का बंदोबस्त करने बाहर चली गई। उसके पास कुछ रुपए पड़े थे, उन्हीं को लेकर वो एक होटल पहुंची। अरे भैया, कुछ खाने को है क्या? हाँ, राजमा चावल मिल जाएगा। कितने की प्लेट है? 100 रुपए की। इतनी महंगी? इतना महंगा कोई राजमा चावल बेचता है भला? ये यहाँ का नंबर 1 होटल है, यहाँ सब चीज महंगी ही है। सविता नौकर से बहस करके होटल से बाहर चली जाती है और नौकर भी अपना काम करने लगता है। सविता होटल के बाहर निकलकर कहती है, मैं भी अपनी राजमा चावल की दुकान खोलूंगी और सबको सस्ते में और स्वादिष्ट राजमा चावल बेचूंगी। सविता होटल खोलने की ठान लेती है और पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ काम ढूंढने लगती है। वो कई घरों में जाकर काम मांगती है। मेम साहब, मुझे कोई काम दे दो। बर्तन धोगी और साफ सफाई करोगी तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। मैं तुझे रोज का 30 रुपए दूंगी। हाँ मेम साहब, सब ठीक है। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे काम मिल गया था। वो घर जाकर कमलेश और रोहित को भी ये बात बताती है। मैं राजमा चावल की दुकान खोलूंगी और उसमें बहुत सस्ते में स्वादिष्ट भोजन बेचूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे काम भी मिल गया है, उसी से पैसा इकट्ठा करके मैं दुकान खोलूंगी। मैं भी मदद करूंगा माँ। हाँ बेटा, जरूर। अगले दिन सविता काम पर जाती है और वो पूरी लगन से घर की साफ सफाई करती है और अच्छे से बर्तन धोती है। वो फटाफट सारा काम कर देती है और वहाँ से उसका खाने का भी बंदोबस्त हो जाता है। सारा काम हो गया? हाँ मेम साहब, हो गया। अब मैं कल आऊंगी। लो तुम्हारे पैसे। फिर पैसा और खाना लेकर सविता घर आ जाती है और पैसे अपनी गुल्लक में रख देती है। फिर वो रोहित और कमलेश को खाना देती है। माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा, खाना खा लो अब। कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो नए नए बर्तन खरीदती है और एक ठेला बनाती है जिस पर वो राजमा चावल बेच सके। अगली सुबह, रोहित बेटा चलो अब हमें ठेला लगाने चलना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी तैयार हूँ। फिर रोहित और सविता ठेला लेकर घर से निकल जाते हैं और एक जगह बाजार में जाकर ठेला लगाते हैं। वहाँ आसपास के सब लोग उनको देखते हैं और उसमें से एक आदमी आकर कहता है, अरे भाभी जी, क्या क्या बेच रही हैं आप? जी राजमा चावल। मुझे भी एक प्लेट दे दो। जी अभी लगाती हूँ। सविता उसे राजमा चावल देती है और वो बहुत शौक से खाता है। आपका राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। हाँ जरूर। पहले दिन सविता का राजमा चावल सबको बहुत पसंद आता है। सविता सबको बहुत प्यार से राजमा चावल खिलाती है और लोग सविता के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। अगली सुबह सविता फिर ठेला लेकर आती है और सारे लोग राजमा चावल खाने उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। मुझे राजमा चावल दे दो बहन। हाँ हाँ अभी देती हूँ। बहुत सारे लोग राजमा चावल खाकर चले जाते हैं और तभी एक व्यक्ति ठेले पर पहुंचता है। वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहने होता है। वो सविता से कहता है, मुझे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, बोलो। मुझे 2000 के खुले चाहिए, तुम दे सकती हो? मेरे पास तो नहीं है, पर मैं किसी से मांग कर लाकर देती हूँ। हाँ ये लो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सविता अपना ठेला छोड़कर चली जाती है और वो व्यक्ति सविता के राजमा की पर खड़ा रहता है और तभी एक आदमी राजमा चावल लेने पहुँचता है। एक प्लेट राजमा चावल देना भाभी। अभी देती हूँ भैया। सविता राजमा चावल निकालकर
उस व्यक्ति को देती है। वो राजमा चावल पूरा लाल होता है क्योंकि उसमें उस व्यक्ति ने लाल मिर्च मिला दी थी और वो वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। ये लो भैया, तुम्हारा राजमा चावल। हाँ, दो। वो व्यक्ति जैसे ही राजमा चावल खाता है तो तुरंत थूक देता है। जब राजमा चावल बनाना नहीं आता तो बनाती क्यों हो? मैंने तो अच्छा बनाया था। एक बार तुम खुद ही खाकर देखो कितना तीखा है। सविता सोच में पड़ जाती है और वो पहला व्यक्ति ये देखकर हंसने लगता है। तभी सविता समझ जाती है कि ये सब उसी व्यक्ति का किया धरा है। सविता खुद खाने के बजाय उस आदमी को जबरदस्ती खिलाने लगती है। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों खिला रही हो? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? तुझे खाना पड़ेगा और तुझे मेरे राजमा चावल के पैसे भी देने पड़ेंगे क्योंकि तूने ही इसको खराब किया है। सविता उस आदमी को जबरदस्ती राजमा चावल खिलाकर अपने राजमा चावल के पैसे ले लेती है और उस आदमी को भगा देती है। फिर वो घर चली जाती है और ये बात कमलेश और रोहित को बताती है। आज का भी मुनाफा सही हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस भगवान की कृपा से हमारा कारोबार ऐसा ही चलता रहे। धीरे धीरे सविता और उसके परिवार की जिंदगी बदलने लगती है। वो लोग अपने घर बनवा लेते हैं। साथ ही रोहित ने 12वीं का एग्जाम भी पास कर लिया था। माँ, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे बाहर के कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बस लगन से अपनी पढ़ाई कर और उसके बाद अच्छी नौकरी कर। कुछ दिन बाद रोहित बाहर पढ़ने निकल जाता है और सविता अपना ठेला बहुत अच्छे से संभालती रहती है। लोग रोजाना उसके राजमा चावल खाने आते हैं और अब सविता ने अपने ठेले पर काम करने के लिए 2-3 आदमी भी रख लिए थे। कुछ दिन बाद रोहित का फोन आता है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे नौकरी का लेटर भी आ गया है। मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। तू अच्छे से आ जा और ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। ऐसा सुनकर कमलेश और सविता खुश होते हैं। उनका जीवन सुधरने लगता है, आमदनी भी बढ़ने लगती है। कुछ ही दिन बाद रोहित भी घर आ जाता है। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। माँ, तुम कब तक ठेला लगाओगी? बेटा, जिस ठेले ने हमारी जिंदगी बदल दी उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। माँ, मैं तुम्हारे नाम की दुकान बहुत जगह खोल दूंगा। इससे हमारी आमदनी भी होगी और हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर रोहित अपने माँ के नाम के राजमा चावल की दुकान बहुत जगह खोल देता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग दुकान चलाते हैं। रोहित अपनी नौकरी करता रहता है। अब उन्हें कोई दुख नहीं था। वो तीनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। कमलेश की बीमारी में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। रोहित उसका अच्छे अस्पताल में इलाज कराता है जिससे उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और अब वो भी सविता के काम में हाथ बटाता है। कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे। देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला।
आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूं ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूं, मैं एक जादुई कुआं हूं। अब बताओ भी, ये चंदन की खुशबू कहां से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे। यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी।
रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है। पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया। कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करो, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं। गोपी नाम का एक आदमी था। गोपी के गांव में एक जादुई नदी थी। लोगों का कहना था जादुई नदी सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। यही सुनकर गोपी भी जादुई नदी की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई नदी नहीं मिली। पता नहीं जादुई नदी कहाँ है। दूर दूर तक तो मुझे कोई भी नदी नहीं दिख रही। थक कर गोपी वापस अपने घर जाता है और अगले दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम छगन था उससे बात करता है। भाई लोग कहते हैं जादुई नदी है हमारे गांव में और उस जादुई नदी से जो मांगो वो मिलता है। मगर कल जब मैं जादुई नदी ढूंढने गया तो मुझे कोई जादुई नदी नहीं मिली। अरे गोपू, तू भी क्या गांव वालों की बात में आता है। ये सब झूठ है, किसी ने अफवाह फैला दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो, तो ऐसी बात है। मैं भी पागल ही हूँ, जादुई नदी ढूंढने निकल पड़ा। अच्छा चल, अब तूने बता दिया है तो मैं वापस कभी जादुई नदी ढूंढने नहीं जाऊंगा। गोपी जादुई नदी के बारे में भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है। जंगल में लकड़ियाँ काटने आता है और लकड़ी काटकर गांव में बेचने लगता है। जहाँ बैठकर गोपी लकड़ी बेच रहा था वहीं एक आदमी आता है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गोपी है। बोलिए क्या बात है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा दुकान है, तुम्हें वहीं लकड़ियाँ पहुँचाना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। अगले दिन गोपी ढेर सारी लकड़ियाँ काटता है और उस आदमी के बताए रास्ते पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गोपी को एक छोटा सा दुकान दिख जाता है। दुकान के आसपास बहुत भीड़ भाड़ दिखती है। अरे वाह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, सही समय पर आए हो। आज मेरे दुकान का पहला दिन है, इसीलिए पूजा है और कई लोगों को खाने पर बुलाया है। आज लकड़ी बहुत लगने वाली है। जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अब आ ही गए हो तो क्यों ना खाना खाकर ही जाओ। गोपी रुक जाता है। पूजा खत्म होते और खाना खाते गोपी को बहुत देरी हो जाती है। अंधेरा भी हो चुका था। वो वहाँ से निकल जाता है और घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे पानी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी
मानो आसपास कोई झरना हो। गोपी उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां बहुत रफ्तार में एक जगह से पानी गिर रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक वो पानी गिरते गिरते एक नदी में बदल जाता है। ये देख गोपी हैरान रह जाता है। अरे, ये तो नदी में बदल गया, चमत्कार हो गया। वो नदी गोपी को कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी की आवाज आई तो मैं यहाँ तक आ गया इसे देखने। मैं जादुई नदी हूँ, मैं सभी को दिखाई नहीं देती। जब मेरा मन करता है तभी मैं आती हूँ। अच्छा, तो आप ही हो जादुई नदी जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ, बहुत सालों पहले मैं सभी को दिखाई देती थी, मगर अब मैं सभी को दिखाई नहीं देती। तुम दिल के अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। गांव वाले कहते हैं आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूँ। एक दिन नहीं, हर रोज दूंगी। मगर ये बताओ, क्या तुम उस धन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सबकी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम नदी के अंदर आ जाओ और जितना धन चाहिए उतना धन लेकर जाओ। गोपी नदी के अंदर जाता है और ढेर सारा धन निकालकर एक बोरे में रख लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। तुम जब चाहो तब जादुई नदी में आ सकते हो, मगर उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम यहाँ आकर जब वो मंत्र पढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। अगर ये मंत्र तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसी वक्त तुम ये मंत्र भूल जाओगे और सामने वाले आदमी को ये मंत्र याद हो जाएगा। तुम कितना भी चाहो मंत्र नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जादुई नदी से धन पाकर गोपी बहुत अमीर बन जाता है और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। ये सब जादुई नदी की जादू से ही संभव हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी कुछ हफ्तों बाद वापस जादुई नदी के पास जाता है और वही मंत्र पढ़ता है जो जादुई नदी ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही जादुई नदी गोपी के सामने आ जाती है। गोपी जादुई नदी के अंदर जाता है और धन लेकर वापस घर आ जाता है। छगन हर रोज गोपी पर नजर रखने लगता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था गोपी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन छगन गोपी को धन लेकर आते देख लेता है। अरे, ये आखिर इतना धन लेकर आता कहाँ से है? पता तो करना ही, मगर इतनी आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बताने वाला। छगन अगले दिन गोपी के घर आता है। भाई चल, बहुत दिन हो गए, हमने साथ मिलकर कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा चल। छगन गोपी को अपने घर लेकर आता है और खाने में नशा मिला देता है। गोपी नशे में आ चुका था, उसके खुद का होश भी नहीं था। यही सही समय है इससे सच्चाई निकलवाने का। अरे, ये सब तो जादुई नदी का कमाल है। अरे वाह भाई, मुझे भी बता, जादुई नदी कहाँ है? मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि वो नदी सबके बोलने पर नहीं आती। मेरे पास एक मंत्र है और उसी मंत्र के सहारे वो जादुई नदी मेरे पास आती है। भाई मुझे भी बता, वो मंत्र क्या है? गोपी वो मंत्र बोल देता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है, छगन को वो मंत्र याद हो जाता है। अगले दिन जब गोपी को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। छगन वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी से धन लेकर चला जाता है। जब गोपी जादुई नदी के पास आता है तो उसे मंत्र याद ही नहीं आता है। अरे, मैं वो मंत्र भूल कैसे गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने मुझसे वो मंत्र निकलवाया है और अब वो मंत्र को जानता है, मगर मैं नहीं। गोपी बहुत रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। गोपी देखता है छगन हर रोज नई नई चीजें खरीद रहा।
ये देख उसे छगन पर शक होता है। वो छगन का पीछा करता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये सब छगन का काम है। लगता है उस दिन खाना खिलाने के बहाने उसने ये सब किया। अब मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा। गोपी चुपके से छगन के घर में घुस जाता है और उसके बनाए खाने में नशा मिला देता है। जब छगन खाना खा लेता है तब गोपी उसके पास आता है। बता भाई, नशा मिलाकर तूने मुझसे मंत्र निकलवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तुझे कैसे पता चला? ये बता, कौन सा मंत्र मैंने बोला था? छगन मंत्र बोल देता है और अब वो मंत्र गोपी को याद हो जाता है और छगन वो मंत्र भूल जाता है। अगले दिन गोपी वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी को सारी बातें बताता है। वही मैं सोच रही थी, तुमने उसे मंत्र कैसे बता दिया? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। जादुई नदी गोपी को एक ऐसा मंत्र बताती है जो गोपी कभी न भूल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी छगन के पास जाकर सारी बातें बताता है। भाई माफ कर दे मुझे। नहीं छगन, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे आसपास भी कभी मत आना, और अब तू चाहकर भी मुझसे वो मंत्र नहीं चुरा सकता। इतना कहकर गोपी वहां से चला जाता है और कभी वापस छगन से नहीं मिलता है। गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। बिकापुर गांव में मनसुख नाम का एक किसान अपनी पत्नी कलावती और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। बंजर होने के कारण उस पर कोई फसल ठीक से नहीं होती। इस बार उसने अपने खेत में लाल मिर्च की फसल लगाई थी। जब भी सब्जी मंडी में जाता तो देखता लाल मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। अब की बार मैं भी लाल मिर्च लगाकर उसको बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वे लोग कुएं से बेलों को रहट में जोतकर पानी निकालकर सिंचाई करते थे। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और दूसरे उनका कुआं भी सूख गया। कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जिनके पास पैसे थे वे लोग तो दूसरे के कुएं से किराया देकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, पर मनसूख के पास इतने पैसे नहीं थे। वैसे ही हाथ तंग रहता था। पूरी फसल सूख रही थी। मनसूख के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाइश थी कि कहीं से कर्ज मिल जाए। एक दिन, बापू, पूरी फसल सूख जाएगी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पैसे होते तो हरिहर के कुएं से पानी डलवा लेता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी लाल मिर्च की फसल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ था मुकदमे के ही भेंट चढ़ गया। किसी तरह घर में रोटी बन जाती है। पिछले 2 सालों से सूखे ने वैसे ही हालत खराब कर दिया है। अपनी माँ से पूछ ले, शायद कुछ पैसे रखे हो। मैंने तो जो रकम बचा कर रखी थी सब पिछली बार तुम्हारे बापू के इलाज में ही खर्च हो गए। गहने तो पहले ही इसे खेत की भेंट चढ़ गए हैं। जो थोड़े बचे थे तुम्हारे ब्याह में चढ़ गए बेटा। मनसुख निराश होकर बरामदे में चुपचाप जाकर बैठ गया। क्या उपाय करूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कलावती के पास थोड़े बहुत गहने हैं, उसी से मांग लूं क्या? वहीं बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई। बेटा, कुछ खाने को दे दो, हो सके तो तन ढकने के लिए एक धोती दे दो। भगवान तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करेगा। इस गांव में लोग बहुत कंजूस है। सुबह से ही घूम रही हूँ, किसी से एक अन्न का दाना भी मुझ भागिनी के लिए ना जुटा। ये कहकर बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मनसुख अपनी मुसीबत में उलझा हुआ बैठा था। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर में से कुछ लेकर आता हूँ। मनसुख घर में गया तो सभी लोग खाना खा चुके थे। उसकी पत्नी कलावती बर्तन धो रही थी। कुछ खाने को है? हाँ, सिर्फ हम दोनों के लिए खाना रखा है। वो रसोई में गया और रोटी और दाल एक थाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने झट से अपनी टीन की थाली निकालकर दाल रोटी ले ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो। मनसुख उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कोई पुरानी धोती हो तो दे दो,
और एक चादर भी हो दे देना। इतनी ठंड में बुढ़िया कांप रही